तो चाहता हूँ कि और जोरदार आंदोलन हो। देखिए, गांधी कभी भी जातिवाद के पक्ष में नहीं थे, तो गांधी जी ने तो जातिवाद का विरोध करते हुए जान दी है। उनको ये कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं कि वो जातिवादी थे, वो उनके साथ अन्याय है। असलियत में हरिजन शब्द का इस्तेमाल नरसिंह मेहता ने अपने भजन में किया। अच्छा। नरसिंह मेहता गुजरात के एक बहुत ही मशहूर कवि थे। उनका एक दूसरा भजन जो गांधी जी को बहुत प्रिय था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराए जाने का, ये भी नरसिंह मेहता का लिखा हुआ है। कहा है कि आप इनको इंसान तो समझो, ये तो भगवान के बच्चे हैं, हरि के जन हैं। हम ऐसे ये भी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूं अलवर के इस निर्माण वन फाउंडेशन में। 2 दिवसीय भारत परिवार का एक अधिवेशन चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर के तमाम बुद्धिजीवी आए हुए हैं। जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, निजीकरण, तमाम और आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र और इस देश की जो मूल सभ्यता है, मौलिकता है, उसको बचाने का एक बड़ा प्रयास है इस जगह चल रहा है। और मेरे साथ इस समय विराजमान हैं हिमांशु कुमार जी, गांधीवादी हैं, और जो मैंने तमाम शब्दों का जो आपके सामने बयां किया है, वो उन शब्दों के लिए लगातार वो लड़ते रहते हैं। और मैं बता दूं, हिमांशु जी ने एक बहुत बड़ी यात्रा की थी साइकिल से, दिल्ली से, राजघाट से और महाराष्ट्र के तलोजा तक, और एक ऐसी यात्रा जिसको लेकर मैं आपके जज्बे से हमको भी बहुत सीखने को मिलता है। हिमांशु जी, डेमोक्रेटिक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपकी जो यात्रा 2 अक्टूबर दिल्ली राजघाट से आपने शुरुआत करी, उस यात्रा के बारे में बताइए। जी, वो यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू हुई और 52 दिन बाद मैं बम्बई पहुंचा। और उस यात्रा का मकसद था कि इस समय जो सरकार है, वो जो आरएसएस और बीजेपी के विचारों को नहीं मानते, उनको जेलों में डाले, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गांधीवादी लोग हो, चाहे वो मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, चाहे वो वामपंथी लोग हों, उन सबको, अम्बेडकरवादी लोग हों, उन सबको जेलों में डाला जा रहा है। तो हमने इसके खिलाफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के इशू पर ये यात्रा की। और रास्ते में आदिवासियों के मुद्दों पर भी बात हुई, सांप्रदायिकता पर भी बात हुई, सभी चीजों पर बात हुई। और हमें ये समझ में आया कि पूरे आदिवासी बेल्ट में कि आदिवासियों की जमीनें छीन रही है सरकार, और जगह जगह विरोध और आंदोलन चल रहे हैं, सारे देश में असंतोष है, ये हमें समझ में आया। तो उस यात्रा में किसी तरह का आपको कभी एक स्वाभाविक तौर पर डर लगता है कि भाई यात्रा आप कर रहे हैं, कोई डर का एहसास हुआ या कोई आपको थ्रेट, क्योंकि आपका एक नाम, बड़ा नाम है, हम लगातार सोशल मीडिया पे सुनते हैं, कभी कभी ऐसा लगा कि अगले पग पर किसी ने सचेत कर दिया हो कि हिमांशु जी आगे आप रुक कर जाइए या थोड़ा सा खतरे को भाप लीजिए, ऐसा लगा कभी आपको? नहीं, डर तो मुझे नहीं लगता, लेकिन पुलिस ने बहुत पीछा किया पूरे गुजरात भर। अच्छा। हाँ, पुलिस लगातार आगे पीछे रही। और मेरी मीटिंग के बाद लोगों को पकड़ करके ये पूछना कि हिमांशु ने मीटिंग में क्या बोला, अच्छा, तुम क्यों गए थे, तुम्हारा क्या संबंध है हिमांशु से, उनको डराने की कोशिश करी गई। आयोजकों को पहले से फोन किए गए, आप हिमांशु को अपने यहाँ क्यों ठहरा रहे हैं, उससे आपका क्या संबंध है, इस तरह से किया गया पूरे गुजरात में। ये चलता है, यानी कि हाँ बिल्कुल, ये जो आपके पूरा जीवन चल रहा हो गया है कि इस तरह की थ्रेट मिलते रहेंगे और आपने जो ठाना है उस रास्ते पर चलते रहेंगे। अभी मैं बनारस गया था, वहाँ सरसेवा संघ का जो कैंपस खरीदा हुआ जमीन पर बना था, उसको योगी सरकार ने बुलडोजर चला कर कानूनी तरीके से गिरा दिया। वहाँ मैं गया तो वहाँ भी पुलिस आ गई और पूछने लगी मेरे बारे में, हिमांशु कुमार का वो भी आया है क्या। अच्छा, तो मेरे आने से थोड़ा सरकार को ज्यादा डर लगता है। क्या वजह क्या है? क्या गांधी अम्बेडकरवाद की सोच, जो अहिंसा, संविधान, लोकतंत्र की जो विचारधारा आप लेके चलते हैं, और मौजूदा दौर की जो सरकार है वो इन विचारधाराओं से क्यों नफरत करती है? देखिए, ये जो सरकार है भाजपा की, ये पूरी तरह से पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। ये बात भले ही राम की और हिंदू और सनातन की करे, लेकिन वो सब इसके जुमले हैं। असली चीज ये
पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और जब भी कोई व्यक्ति इनकी ये पोल खोलता है और ये बताता है कि ये लुटेरे लोग हैं, ये धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ बनाकर असल में भारत की जमीन, भारत के बैंक, आपका रोजगार सब लूट रहे हैं, तुरंत ये डर जाते हैं और पुलिस भेज देते हैं और डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा दौर चल रहा है इन सरकार का, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, व्यवस्थाओं में भी लगभग ये बैठ गए हैं, ये कितने समय तक चलेगा? क्योंकि क्या अब किसी ने कहा है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। जी जी, राहत इंदौरी जी का बिल्कुल बेशक हम उससे सहमत हैं। और कब तक चलेगा ये तो हमारे ऊपर है। हम जब तक रखेंगे तब तक रहेंगे। जैसे ही हम जनता को समझा पाएंगे, जनता संगठित होगी, युवा सामने आएंगे और ये भागते खड़े होंगे। ये तो डरपोक लोग हैं, तुरंत भागते हैं, तो इनको भगाना तो जनता के हाथ में है और ये बहुत जल्दी भागेंगे, हमें उम्मीद है, और हम उसी काम में लगे हुए हैं। नहीं तो रुकावट कहाँ आ रही है? क्योंकि 10 साल सरकार को 11वां साल चल रहा है, तो जो युवा है जिनको आप कह रहे हैं कि ये लोग भगाएंगे, क्या वो लापरवाह हो गए हैं, कामचोर हो गए हैं, लालची हो गए हैं, छोटे छोटे लालच में आ गए हैं, या वो हिंदू मुसलमान जाति के जो इशू हैं उसमें गफलत में आ गए हैं? बिल्कुल यही हो रहा है कि युवा जो बेरोजगार है, जो छोटा व्यापारी है, वो घाटे में जा रहा है, नीचे को जाता जा रहा है, किसान है, मजदूर है, सब समस्या से ग्रस्त हैं। लेकिन ये जिस तरीके से सांप्रदायिकता का एक पूरा कैंपेन चलाते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मोहल्लों में इनके तरह तरह के सत्संग और भजन और ये सारी चीजों के माध्यम से सांप्रदायिकता और मुसलमान खतरा और इनसे लड़ो। अभी तो अम्बेडकराइट्स के भी खिलाफ खूब कर रहे हैं ये, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने इस पूरे ढोंग परस्ती के खिलाफ बोला है, 22 प्रतिज्ञाएं उनकी, तो अभी अम्बेडकराइट लोगों पर भी हमला चल इन्होंने बिल्कुल खुलेआम शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से युवाओं को ये राजनीतिक लड़ाई से अलग हटा करके अपनी सत्ता को बरकरार रखते हुए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को बताएं कि हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन ये पूंजीवाद है, यही तुम्हारा रोजगार छीन रहा है, यही किसान को बर्बाद कर रहा है, यही मजदूर के अधिकार छीन रहा है, यही आदिवासी को मार रहा है। दुश्मन हमारा एक है और हम लोग बटे हुए हैं। मानसू जी, अभी आपने बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का नाम लिया और मुझे मालूम है कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और उसके भी आप उसके जो पोंगा पंडिती है या उसकी जो है अंधविश्वास है, जो आडंबर है, उसके खिलाफ आप लगातार लिखते हैं और जाति पर भी आप हमला बोलते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो ये हाथ में संविधान लेकर, बाबा साहब की तस्वीर लेकर और बड़ी बड़ी बात की बाबा साहब की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब 22 प्रतिज्ञा की बात आती है तो वह वहां से मुखर जाते हैं। और मान लीजिए आप 22 प्रतिज्ञा का उच्चारण आप कर लेते हैं तो आपको वो तमाम तरह के आपने फप्तियां कसेंगे। ये क्या है विरोधाभास? फप्तियां क्या, ये लोग तो अभी इतने खुलेआम अपना असली रूप दिखाते जा रहे हैं जी, कि बाबा साहब ने मनु स्मृति को जलाया था 1927 में, और अभी 3 दिन पहले बनारस में भगत सिंह छात्र मोर्चा के स्टूडेंट्स में मनु स्मृति पर एक आलोचनात्मक चर्चा रखी, तो उस पर इन्होंने हमला किया और 13 स्टूडेंट्स के ऊपर FIR करके उनको जेल में डाल दिया। और FIR में लिखा है कि मनु स्मृति जला रहे थे। अरे जला रहे थे तो ये कब से गैर कानूनी हो गया? जो किताब जातिवाद फैलाती है, महिलाओं को 2म दर्जे का बताती है, उनकी गुलामी की बात करती है, उसको तो जला ही देना चाहिए। तो उसके ये FIR में लिखना ये दिखाता है कि आज भाजपा की सरकार की हिम्मत कितनी बढ़ गई है, कि जिस बात पर पूरा हमारा समाज फक्र करता है कि बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि इस किताब को जलाया, आज उसको अपराध घोषित कर रही है और नौजवानों को जेल में डाल रही है। तो इसी तरीके से
22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के आपको याद होगा कि दिल्ली की सरकार के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका इस्तीफा ले लिया गया और भाजपा ने पूरा हमला किया और मीडिया में पूरा दुष्प्रचार किए। केजरीवाल तो मुसलमान हो गया, देखो हिंदुओं का विरोध कर रहा है। हम तो ये पूछते हैं कि मोदी ये बताएं कि वो अपने मंचों पर बाबा साहब का फोटो क्यों लगाते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने कि बोलने वाला व्यक्ति है? हाँ, 2.5 लाख लोगों को 5 लाख लगभग 6 लाख सॉरी 6 लाख लोगों को नागपुर में दीक्षा समारोह में उन्होंने ये प्रतिज्ञाएं बोलवाई थी और सारे जन आंदोलनों में जुड़े हुए लोग हैं उस 22 प्रतिज्ञाओं का दोहराते हैं उसको। तो आज उसको आप अपराध कैसे घोषित कर रहे हैं? या तो नरेंद्र मोदी बताएं कि मैं झूठा हूँ, मैं बाबा साहब से नफरत करता हूँ, लेकिन मैं वोट के लिए दिखावे पर ये फोटो लगाता हूँ, उनका बोले नरेंद्र मोदी ये बात। और नहीं तो वो अपने इस तरीके की जो हरकतें हैं कि 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करना, बाबा साहब ने जिस तरीके से ये सनातन के नाम पर जो पाखंड और जातिवाद और नफरत और महिलाओं को दोयम दर्जे में रखना है, उसका विरोध किया है, वही भारत को सही रास्ता दिखा सकता है। ये जो इनका धर्मवाद, पाखंडवाद, संप्रदायवाद है, ये तो भारत को डुबो देगा, बर्बाद कर देगा। ब्राह्मणवाद है जी, ब्राह्मणवाद। हिमांशु जी, मुझे मालूम है कि आप ब्राह्मण हैं और लिखते हैं, मेरा भी बोला भी। आपके जैसे कितने ब्राह्मण होंगे जो वाकई ही जाति को सबसे ऊपर रखते हैं, अपने आप को ऊपर रखते हैं, और अधिकतर ज्यादातर ऐसे ही है? और आपके जैसे कितने ब्राह्मण होंगे जो जाति को चाहते हैं कि जाति का नाश हो जाए, समानता आ जाए, कोई जाति नहीं है, सब मानवता है, इंसान सब बराबर है? ऐसे कितने लोग होंगे, कितने लोगों को आप जानते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवर्ण जातियों में पैदा हुए हैं, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने जातिवाद का विरोध किया है, ब्राह्मणवाद का विरोध किया है, खुल करके उसके खिलाफ आवाज उठाई है, लड़े हैं। परिवारों से बहिष्कार हुआ है उनका, परिवार वालों ने उनको निकाल दिया और कहा कि तुम तो धर्म भ्रष्ट हो गए हो। उन्होंने उसको भी स्वीकार किया है और अभी भी लड़ रहे हैं। 50% देखिए, हमेशा ही, चाहे वो अमेरिका में काले लोगों का जो आंदोलन था, सिविल राइट्स मूवमेंट, उसमें बहुत सारे गोरे भी थे, व्हाइट्स थे उसमें। इसी तरीके से जो ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन हुआ और कांग्रेस बनी, उसमें भी बहुत सारे अंग्रेज हमारे साथी थे। यहाँ तक कि जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किया, उसमें भी बहुत सारे अंग्रेज शामिल थे। तो जो सत्य है, सत्य को स्वीकार करने वाले तो कहीं भी हो सकते हैं। आज भी महिला आंदोलन जो है, महिला आंदोलन में बहुत सारे पुरुष शामिल हैं, या मुस्लिम्स के अधिकारों की लड़ाई में बहुत सारे हिंदू शामिल हैं। तो मेरा बात यह है कि एक दलित के एंगल से मैं पूछ रहा हूँ, वो कैसे यकीन करे एक ब्राह्मण की वाणी पर कि वो जाति के नाश की बात कर रहा है? क्योंकि उसे धोखा मिला है, आप जानते हैं, धोखा मिला है। और आप, मैं जानता हूं कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपकी ईमानदारी आपके अंदर है, इसका प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए। क्या वाकई ये ईमानदारी वो जो मांग रहा है वो सही मांग रहा है क्योंकि उसका धोखा हुआ है? बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति अगर किसी का साथ आता है तो उसको ये डर लगता है कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं होगा। जी। और बहुत सारे लोगों ने भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती, जाति विरोधी आंदोलन में आकर और उसके बाद फिर भाजपा के साथ, ब्राह्मणवाद के साथ समझौता कर लिया। अभी एक हमारे पुराने मित्र जो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है, दिलीप मंडल। हाँ, बिल्कुल मंडल साहब। तो इस तरीके वो तो पूरा उन्होंने तो 360 डिग्री टर्न मार दिया। तो ये बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली
सवर्ण धोखा देगा, अपने लोग भी धोखा दे सकते हैं, बिल्कुल यकीन धोखा दे देते हैं, ब्राह्मणवाद की गोद में बैठ जाते हैं, अपने ही समुदाय के साथ गद्दारी करते हैं, नुकसान करते हैं और जीवन भर फिर जाकर के ब्राह्मणवाद की सेवा करते रहते हैं। और बाबा साहब के समय में भी ये समस्या थी और उन्होंने भी उस पर असंतोष व्यक्त किया कि हमारे समुदाय के लोग जो है जो समुदाय को पे बैक करना है उसमें। खैर ये चीजें हैं, इनके साथ हमें जीना भी पड़ेगा, धोखे भी खाने पड़ेंगे, लेकिन मिलकर के काम करेंगे। अमित शाह ने 18 दिसंबर को जिस तरह से बाबा साहब के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये जो शब्द है यानी कि अगर कहते हैं जिस तरह से उच्चारित किया, आपको यकीन है कि क्या उसमें कहीं सम्मान था? नहीं। और उसी शब्दों के खिलाफ आज एक बड़ा जन आंदोलन हो रहा है और एक तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी दबाव में है। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो चाहता हूं कि और जोरदार आंदोलन हो और ये जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी है, इनको भारत की जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, छात्र हैं, मजदूर हैं, सब मिल करके इनको हमेशा के लिए इतिहास से कूड़ेदान में डाल दें और एक सही में समतावादी, न्यायवादी, लोकतांत्रिक और संवैधानिक सत्ता की स्थापना हो, जो भारत के असली मुद्दे हैं उस पर काम करें। आप गांधीवादी हैं और गांधी विचार को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। गांधी जब की बात आती है महात्मा गांधी जी की, तो उसमें बाबा साहब का भी नाम आता है। कहा जाता है कि 1932 के बाद जो पूरा फैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को, उसके बाद में धीरे धीरे बाबा महात्मा गांधी जी को इल्म होता है कि मैं जो पहले सोचता था समाज के बारे में, जाति के बारे में, धर्म के बारे में, जो व्यवस्थाएं थी उसमें धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया और वो सोच रहे थे जो खासतौर पे जो उस दौर अम्बेडकर जो काम कर रहे थे बाबा साहब, वो विचार वाकई सही मायने में दलितों के लिए सही है। मतलब मेरा कहना है कि गांधी बदल रहे थे और उनके बदलाव के अंदर कई लोग रोड़ा अटका रहे थे कि नहीं, आपको सनातन के साथ रहना है, वर्ण व्यवस्था के साथ रहना है, ऐसा सही है। क्योंकि गांधी कभी भी जातिवाद के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए 1915 में कोचरब आश्रम साबरमती से पहले शुरू किया, तो वो वहाँ पर जानबूझकर एक दलित परिवार दूधाभाई को लेकर आए और उनको रखा। उसके कारण गांधी जी को जो मिलने वाली, आश्रम को मिलने वाली जो सहायता थी वो बंद हो गई थी और आश्रम बंद होने की नौबत आ गई। गांधी जी के भाई भी छोड़कर चले गए और बहन आश्रम छोड़कर चली गई। गांधी जी ने उनकी परवाह नहीं करी और दूधा भाई जो दलित परिवार था उनको नहीं निकाला। इसके अलावा गांधी जी के आत्मकथा अगर आप पढ़ें तो वो मीटिंगों में कहते थे कि इनको उस समय अस्पृश्य कहा जाता था, अस्पृश्य लोगों को जरूर शामिल करिए। और एक मीटिंग में तो जब उन्होंने देखा कि अस्पृश्य लोगों को पीछे बिठाया है तो गांधी वहां चले गए भाषण देने के लिए कि मैं वहां से भाषण दूंगा। तो वो जो ब्राह्मण वहां था आयोजक, उसने गांधी जी को टेबल से धक्का दे दिया, गांधी जी नीचे गिर गए। ये पूरा कथा में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ। और 1932 में पूर्णा पैक्ट की बात तो गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अब मेरे जीवन का मुख्य काम अस्पृश्यता निवारण का होगा। और आपको ये भी याद होगा कि गांधी जी की हत्या का पहला प्रयास सन 34 में हुआ, यही लातूराम गोडसे और ये जाति धर्म वर्ण यही। चूंकि गांधी जी ने कहा कि अब मेरा काम ये छुआछूत के खिलाफ काम करने का होगा और पूरा का पूरा जो हिंदू धर्म है वो तो छुआछूत पर आधारित है, तो ये सब घबरा गए और चिढ़ गए। तो गांधी जी की हत्या करने का प्रयास 1934 में हुआ, 5 प्रयास हुए और लास्ट में आकर के
1948 में इन्होंने मार ही दिया। तो गांधी जी की हत्या एक तरह से जातिवाद का विरोध करने के कारण हुई। तो गांधी जी ने तो जातिवाद का विरोध करते हुए जान दी है। उनको ये कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं कि वो जातिवादी थे, वो उनके साथ अन्याय है। जी, तो हरिजन शब्द का उन्होंने जब इस्तेमाल किया और खासतौर पे दलितों के लिए, और उसका बाद में बाबा साहब ने मुखालफत करी, मान्यवर काशीराम साहब ने, बहन जी ने भी, कि हरिजन शब्द आता है हमारा साउथ से आता है, जो वहाँ के जो क्या देवदासियों को हरिजन कहा जाता था। तो उन शब्द को लेकर कहते हैं कि गांधी जी ने खास तौर पे दलितों के जो हरिजन हैं, अगर हम हरि की औलाद है तो क्या तुम राक्षस की औलाद हो। ये इसका इंटरप्रिटेशन मुझे आप समझाइए। ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। असलियत में हरिजन शब्द का इस्तेमाल नरसिंह मेहता ने अपने भजन में किया। अच्छा। नरसिंह मेहता गुजरात के एक बहुत ही मशहूर कवि थे। उनका एक दूसरा भजन जो गांधी जी को बहुत प्रिय था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराए जाने का, ये भी नरसिंह मेहता का लिखा हुआ है। तो नरसिंह मेहता के भजन में हरिजन शब्द आया। चूंकि उस समय जो हिंदू थे, सवर्ण हिंदू थे, वो इन्हें बिल्कुल मतलब दलितों की हालत जानवरों जैसी कर रखी थी। तो गांधी जी ने कहा ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये हरि के जन हैं। अच्छा। वो देवदासी वाला नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अच्छा। और ना ही अभी भी है। अच्छा। ये काल्पनिक बात बनाई गई है। अच्छा। शब्द उन्होंने लिया है नरसिंह मेहता के भजन से। अच्छा, अच्छा। और ये क्या कहा है कि आप इनको इंसान तो समझो, ये तो भगवान के बच्चे हैं, हरि के जन हैं। हम है वैसे ये भी हैं, हम हैं वैसे ही ये हैं। और इसीलिए देखिए आप, गांधी जी ने अपने आश्रम में ये कहा कि हमारे आश्रम में लैट्रिन सफाई का काम सभी जातियों के लोग करेंगे और ब्राह्मण खास तौर पे करेंगे। आपको मालूम होगा विनोबा भावे जो कोंकणस ब्राह्मण थे, जब वो आश्रम में आए तो उन्होंने खाना सफाई का काम किया। अन्ना सहस्त्रबुद्धे कितने ब्राह्मण थे। मेरे पिताजी जब गांधी जी के आश्रम में गए तो मेरे पिताजी ने भी लैट्रिन सफाई ही करी, क्योंकि ब्राह्मणों को वो खास तौर पे लैट्रिन सफाई के काम में लगाते थे ताकि ये जातिवाद और नफरत खत्म हो, नष्ट हो और सभी लोग मिलकर के उस काम को करें। और उस समय लैट्रिन सफाई ऐसी नहीं थी कि फ्लश करवा, खाना था बिल्कुल कच्चा होता था, बाल्टियां रहती थी, ट्रेंच खोदकर अंदर बाल्टी रहती थी, दो, एक लैट्रिन के लिए, पेशाब के लिए, ऊपर फट्टे रखे रहते थे, उस पर लोग करते थे। वो बाल्टी हाथ से उठानी है, पेशाब की भी उठानी है, दोनों ले जा करके और खाद के गड्ढे में दोनों डालकर डंडे से मिलाना है। वो काम हम विनोबा भावे, अन्ना सहस्त्रबुद्धे, हमारे पिताजी सब सारे ब्राह्मणों को उसी में लगाते थे, गाली ये काम करो। और विनोबा भावे ने तो जब पवनार आश्रम बनाया, वही ब्राह्मण थे, कोंकणस ब्राह्मण। और कोंकणस ब्राह्मणों के बारे में तो ये कहा जाता है वो इतना छुआछूत मानते हैं कि दूसरे ब्राह्मणों का तो खाना कोई छू ले तो अछूत हो जाता है। कोंकणस ब्राह्मणों का तो अगर कोई देख ले दूसरी जाति का व्यक्ति तो अछूत हो जाता है खाना। उस परिवार के जो सदस्य विनोबा भावे, उन्होंने 6 साल पूरे पवनार गांव में जाकर सड़क के किनारे जो लोग शौच कर देते थे वो पूरा उठाया है। 6 साल बिना छुट्टी लिए उन्होंने पूरे गांव की लैट्रिन सफाई करी है। तो गांधी जी ने तो जाति के ऊपर एकदम जैसे तलवार चलाना कहते हैं कि बिल्कुल निर्ममता से इसे उखाड़ कर फेंकना है। तो बाबा साहब और गांधी, महात्मा गांधी के बीच में जो विरोधाभास है विचार को लेकर, एक बहुत बड़ी पूरी जाति को लेकर एक जो विचार आता है, कॉन्ट्राडिक्शन जो खड़ी करी है, क्या उसमें कितनी सत्यता है? आपको मानते हैं कि बाबा साहब ने अपनी जगह क्या है, महात्मा गांधी अपनी जगह क्या है? क्या वो दोनों एक ही हैं, एक ही उस रास्ते पे चल रहे हैं? बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, उस वक्त होते हैं, लेकिन आज के समय में अम्बेडकरवादियों और गांधीवादियों को मिलकर काम करने की जरूरत है। पहली बात, जातिवाद के खिलाफ भी, फासीवाद, सांप्रदायवाद के खिलाफ भी। और इतना ही नहीं कि गांधीवादियों और अम्बेडकरवादियों, मुसलमानों को, छात्रों को, किसानों को, महिलाओं को, सभी आंदोलनों को साथ आकर के इस फासीवादी सांप्रदायिक
जो आरएसएस और बीजेपी है इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और हम चाहे वो भगत सिंह वाले हों, सब लोग हैं, वो सब साथ में आए और मिलकर के काम करें, ये जरूरत है। आखिर में एक बड़ा सवाल, बाबा साहब ने कहा था कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, उनमें डायनामाइट एटम बम लगा जो नष्ट कर दो, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं जिसको आपको स्वीकारना चाहिए। सही बात, आप मानते हैं? बिल्कुल। उसमें कोई समानता नहीं है, कोई उसमें धार्मिकता भी नहीं है जिससे कि एक बंधुता उपजे। बिल्कुल बिल्कुल, वो घोर पाखंड, अंधविश्वास, महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति और जातिवाद और आधारित जातिवाद जो पोषक है, उसको न पढ़ने की जरूरत है और न मानने की। आपने 55 दिन की यात्रा करी, अब अगली यात्रा कब शुरुआत कर रहे हैं आप? मैं 30 जनवरी से शुरू करूंगा। 30 जनवरी से यात्रा का वो दौरा कौन सा हुआ रास्ता? तो हम लोग गांधी समाधि से शुरू करेंगे, कबीर की समाधि मगहर जाएंगे और रैदास की समाधि काशी जाएंगे और फिर बुद्ध की समाधि कुशीनगर जाएंगे। तो गांधी से बुद्ध तक, गांधी से बुद्ध तक समन्वय, समता और सद्भावना की। आखिर में एक वाक्य में पूछता हूँ कि दुनिया जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और यहाँ पर जो बुद्ध और समानता और बंधुता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाले जो आप जैसे हमारे जैसे लोग हैं उनको नहीं मानते, ये क्या विरोधाभास है? देखिए, यहाँ तो वो वोट के हिसाब से पूरी नफरत और समाज को तोड़ना बांटना वो काम कर रहे हैं, उनका वो काम ही है। जी जी। और विदेश में उनको अपनी इमेज बनानी है कि हम तो बहुत न्याय प्रिय और बहुत अहिंसक लोग हैं, तो वहाँ वो कहते हैं नहीं, मैं तो गांधी और बुद्ध के देश में आया हूँ, गांधी और यहाँ पर आकर उनके खिलाफ काम करता। दौर अच्छा आएगा, बेशक आएगा। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु कुमार जी, जिनको आपने सुना, और इस इंटरव्यू को बिल्कुल आप प्रचार करें, इसका शेयर करें, और मैं लगातार और भी जब भी हमारी मुलाकात होती रहेगी हिमांशु कुमार जी से, तो हम और उनसे और तमाम मुद्दों पे, इतिहास के, आज के वर्तमान के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।